टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। जी हाँ सर। अच्छा, आवाज आने पे कहा था सृष्टि ने। ठीक है। टॉपिक है सर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। क्या मतलब है? मान लीजिए पहले हम ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म। क्या कहती है वेक्टर फॉर्म? मान लीजिए आपके पास दो प्लेन है, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर बराबर डी वन और आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर बराबर डी टू। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो होगी वो होगी आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस लेमडा एन टू वेक्टर बराबर डी वन प्लस लेमडा डी टू। ये सिंपल वेक्टर्स हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। अब मुद्दा आया इसमें, ये लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ध्यान रखना, वन एडिशनल कंडीशन is also given to find lambda। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक एडिशनल कंडीशन प्रोवाइड करी जाएगी। अभी बताऊंगा किस तरीके से। एग्जांपल 20 है इसमें। अगर मान लीजिए वेक्टर ना आके कार्टेशियन फॉर्म आ गई तो क्या करेंगे आप? किताब में बहुत लंबी सी फॉर्म लिखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इक्वल टू 0। मैं उस पूरे को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए दो प्लेन आपको दे रखे हैं, p1 इक्वल टू 0 और p2 इक्वल टू 0। p1 का मतलब है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इक्वल टू 0 और p2 का मतलब है a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। तो इस पूरे को मैंने p1 और p2 कह दिया। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो होगी उसका सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल टू 0। जो भी इसके लेफ्ट में है वो पूरा यहाँ रख देंगे, जो भी इसके लेफ्ट में है इक्वल 0 करने के बाद उसे यहाँ रख देंगे। ठीक है जी। और वहां से लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए वही बात है कि वन एडिशनल कंडीशन इज ऑल्सो गिवन टू फाइंड लेमडा। किस तरीके से, मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल 20 समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या कहा उसने एग्जाम्पल 20 में? कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। आर वेक्टर डॉट हाँ भाई, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के हाँ भाई, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल्स टू 6 और आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू -5। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, तो आप लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, हाँ भाई ये काम करेगा n1 का, ये n2 का, ये d1 का, ये d2 का।
तो आपने फॉर्मूला लगाया आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2। वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर हम। तो आर वेक्टर डॉट, हाँ जी, आई प्लस जे प्लस के प्लस लेमडा n2 वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2 होता है, तो d1 है 6 माइनस 5 लेमडा। ये आ गया हमारे पास। इसमें से आई वाले अलग कर लो, जे वाले अलग कर लो, के वाले अलग कर लो, तो इक्वेशन आपको मिल गई आर वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप 1 प्लस 4 लेमडा के कैप इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लेमडा। अभी हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ हमने जो दो इक्वेशन दी हुई थी उसकी हेल्प से फॉर्मूला लगाकर और उसके अंदर इन दोनों में से उठा के जो वैल्यूज थी वो रखकर आई जे के अलग अलग कर लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। क्लियर है यहाँ तक? चैट बॉक्स में बता दें प्लीज। अब सुनो इसके बाद का काम। इसने कहा कि ये जो हमारे पास प्लेन है, ये प्लेन 1 1 1 से पास हो रहा है, ऐसा एग्जाम्पल 20 में दिया गया। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड की जगह रखते हैं। अब एक्स वाई जेड इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कार्टेशियन में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करा, पुट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी आई वाले की आई वाले से, जे वाले की जे वाले से, के वाले की के वाले से, तो इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस 2 लेमडा एक्स 1 प्लस 3 लेमडा वाई 1 प्लस 4 लेमडा जे सॉरी जेड इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लेमडा। ये आ गया हमारे पास। देखो जी क्या करा हमने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी जब आर की और इसकी, तो एक्स वाले की आई वाले की आई वाले से, जे वाले की जे वाले से, के वाले की के वाले से हुई। ये आ गया हमारे पास। अब आपको पता है सिंस प्लेन पासिस थ्रू 1 1 1, प्लेन कहाँ से पास हो रहा है सर? 1 1 1 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब 1 1 1 इसे सेटिस्फाई करेगा। यानी कि एक्स की जगह 1 रख दिया, वाई की जगह भी 1 रख दिया, जेड की जगह भी 1 रख दिया। 6 माइनस 5 लेमडा, इसे सिंप्लीफाई कर दिया। 4 3 7 और 2 9 और 5 14, 6 11 1 2 3, तो -3। ये आ गया हमारे पास। तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई मेरे बच्चे 3/14। अब उसने आपसे वेक्टर इक्वेशन मांगी थी, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाकर आप वेक्टर इक्वेशन वाली जो हमारे पास है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, इसके अंदर पुट कर देंगे लेमडा की वैल्यू। इसमें पुट इन फर्स्ट, और जो आपको मिलेगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। तो आप कह देंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, बस इसे यहां रखकर एलसीएम ले लेंगे सबका बाद में 14, काट पीट के जो भी मिलेगा आपको वो आंसर हो जाएगा। बोलो पूरा कराऊं या समझ में आ गया? असली पॉइंट जो समझाने का था वो सिर्फ लेमडा की वैल्यू निकालना था।
देख लें, क्लियर हो गया सबको? चलिए, अब इसके बाद अगला टॉपिक है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनर का मतलब होता है लाइंस जो कि सेम प्लेन पे लाई करती हैं, उन्हें हम कोप्लेनर का नाम देते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। जी हाँ, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस की कोप्लेनरिटी। मान लीजिए लाइन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। आपको चेक करना है कि ये दोनों लाइनें कोप्लेनर है या नहीं है। कोप्लेनर के लिए सीधा फंडामेंटल है कि इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होना चाहिए। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि वो एक ही प्लेन पे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था आपने, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब जब वो जीरो होगा तो नीचे वाला जीरो में चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। यानी कि अगर ये वैल्यू जीरो आ गई तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स हमारे पास, लाइंस हमारे पास कोप्लेनर है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर क्या बोला कि अबव टू लाइंस are said to be, above two lines are said to be coplanar only when a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की डॉट b1 क्रॉस b2 के साथ जीरो आ जाए। बस, जीरो लेके नहीं चलेंगे इसे, हम लेके लेफ्ट साइड चलेंगे। अगर वो जीरो आ जाए तो हम कह देंगे कि लाइनर कोप्लेनर है, वरना लाइंस कोप्लेनर नहीं है। इसी की कार्टेशियन आ जाए, देखो मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर की डॉट हो बाकी दो के क्रॉस के साथ तो वो हमेशा डिटरमिनेंट से निकलती है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या करेंगे हम, मान लीजिए आपके पास लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू इक्वल टू जीरो। आपसे ये कहा जाए कि भाई चेक करना है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है, तो आप इन्हें कंपेयर करके x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो याद रखना, इफ यदि डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो आ जाए तो हम कहेंगे लाइंस आर कोप्लेनर। इट इम्प्लाइज इफ दिस इक्वल टू जीरो, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज लाइंस आर कोप्लेनर। देख लें भाई, कोप्लेनरिटी की बात समझ में आ गई। टॉपिक है अगला पेज नंबर 487 पे, एक बार चेक कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल भी है इसमें, एग्जाम्पल 21, उस पर नजर मार लें। आपको दो लाइनें दे रखी हैं, चेक करना है कि वो कोप्लेनर है या नहीं है। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल जाएगा डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में लगाकर। और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे उसके अंदर आप, अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि लाइंस कोप्लेनर है, वरना लाइंस कोप्लेनर नहीं है।
देख लें भाई, क्लियर हो गया ये टॉपिक? बहुत आसान सा टॉपिक है, सबसे सिंपल टॉपिक है ये। इसके अंदर कुछ ऐसा काम नहीं है, सिर्फ फार्मूला है कि A2 माइनस A1 की डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ अगर जीरो आ जाए तो कोप्लेनर होगा। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ A2 माइनस A1 का मतलब X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, और B1 क्रॉस B2 मतलब B1 के DRS A1 B1 C1 और इसके A2 B2 C2। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो लाइंस कोप्लेनर हो गई। अब इसके बाद अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखो वैसे तो ये टॉपिक इस साल के लिए कट चुका है, इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको लाइन में बताया था ऐसे ही मैं आपको प्लेन के लिए भी बता देता हूँ, वो भी सुन लो। हाँ भाई, अगर एंगल निकालना पड़ जाए कहीं, देखिए ध्यान से, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जरूरत नहीं है अक्षित क्वेश्चंस करने की। ये तो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, कहीं जरूरत पड़ जाती है कभी किसी क्वेश्चन में, तो इस वजह से जो टॉपिक कट हैं देखो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कटेंगे नहीं कहीं भी। ये तो सिर्फ आपके इंटरनल एग्जाम्स में बोर्ड में कट रहे हैं, आगे कहीं भी आपको जरूरत पड़ने लगेगी फिर आप परेशान हो जाओगे। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन मत करना, इसके आने के तो है नहीं एग्जाम में, करना चाहो तो आपकी मर्जी है, रोक टोक भी कुछ नहीं है। आपके पास मान लीजिए दो प्लेन है, पहले हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की। तो आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2। जैसे दो लाइन के बीच में एंगल निकालना था तो b1 b2 के बीच में निकालते थे। दो प्लेन के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो उसे n1 n2 के बीच में निकाला जाता है। तो फार्मूला लिख लीजिए, cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये फार्मूला हमारे पास होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। और अगर प्लेन वेक्टर में न देकर कार्टेशियन फॉर्म में दिए हो, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ वही a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये एंगल निकल जाएगा बिटवीन टू प्लेन्स इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये फार्मूला है सिर्फ, और कुछ नहीं है जो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन आती है जो आपको पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर प्लेन्स की, इसका मतलब वही है कि थीटा 90 डिग्री हो गया, cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 में चला गया, तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज a1, वही कंडीशन है जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मतलब दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल के डीआरएस की प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। और अगर पैरेलल की कंडीशन पूछूं तो पैरेलल की भी वही है जो आपने पहले पढ़ रखी है। वो क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये टॉपिक है आपके पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का, जिसके अंडर मैंने आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशंस भी एक्सप्लेन कर दी हैं। एक बार देख लें, नजर डाल लें, क्लियर हो गया, चलें आगे। इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। किसी भी पॉइंट का
आपको डिस्टेंस निकालना है प्लेन से, तो उसका फार्मूला आपके पास है वेक्टर फॉर्म में अलग, कार्टेशियन में अलग। वो डिस्टेंस कहीं से भी हो सकता है, ओरिजिन से भी हो सकता है, किसी जनरल पॉइंट से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। सुनिए, टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, मान लीजिए आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है प्लेन, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, और आपको एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1। इस पॉइंट से आप ए वेक्टर निकाल लेंगे। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला है d, वो है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये फार्मूला लगा। अगर कार्टेशियन की बात करूं तो वो और भी आसान है। मान लीजिए आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, और पॉइंट आपको दे रखा है मान लो x1 y1 z1, और आपसे कहा जाए इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, तो d का फार्मूला है, इसे उठाकर इसमें रख देंगे ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू। ये फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन का। कभी भी आपको किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से डिस्टेंस निकालना हो तो ये उसका फार्मूला आपके पास है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कोई भी एक, मैंने आपको एक पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ाया था, 15th एग्जाम्पल है, जिसमें आपको तरीका बताया था कि भाई पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो, पूरे से डिवाइड करके तब निकाल लो। ये शॉर्टकट तरीका है। क्या मतलब, एग्जाम्पल 15 में क्या कहा देखो, उसने आपको एक प्लेन दे दिया 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0, कह रहा ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालो 0 0 0 से। कोई बात नहीं, तो d इज इक्वल टू, इसे पॉइंट को उठा के इसमें रख दो, तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 और 9 29, इसकी माइनस 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6, तो आंसर आ गया 6 अपॉन रूट 29। सीधा आंसर, बिल्कुल। चेक कर लें जरा एग्जाम्पल 15 आंसर क्या रहा है। एग्जाम्पल 15 2-3 पेज पीछे मिलेगा आपको। ये शॉर्टकट तरीका है इसका। अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। वैसे तो ये टॉपिक भी कट चुका है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, फिर भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद एक मेन टॉपिक है जो आज शाम को पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसका क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है ज्यादातर, तो इसलिए वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ लास्ट टॉपिक की, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन, देखो वैसे तो फार्मूला कॉस थीटा चलता है, लेकिन लाइन प्लेन में जब हम बात करते हैं तो मान लो मैं आपको पहले फिगर एक्सप्लेन कर दूं 1 मिनट। ये तो आपके पास है प्लेन, ये आपके पास मान लीजिए इसे क्रॉस करती हुई कोई लाइन जा रही है इस तरीके से। उसने आपसे कहा लाइन और प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना है।
आपको पता है कि नॉर्मल और लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में अगर ये एंगल थीटा है मान लीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बचेगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर लाइन और नॉर्मल के बीच में एंगल हो तो होता है cos थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ये है cos थीटा। और अगर मान लीजिए आपको लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो ये आ गया cos 90 माइनस थीटा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन। अब ऊपर cos वाले में 90 आपने माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ भी लिख दिया। एन लिख ले यार, तू तो समझदार है। तो cos 90 माइनस थीटा हमारे पास sin थीटा हो जाएगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ये फार्मूला होता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालने का, sin थीटा। cos की जगह sin थीटा लगता है, फार्मूला वही लिखा जाता है। ठीक है भाई। वैसे तो ये टॉपिक डिडक्ट हो चुका कोर्स से, ये वाला, लेकिन आपको बता इसलिए दिया कभी कहीं जरूरत पड़ने लगे तो आपको मालूम होना चाहिए लाइन और प्लेन के बीच में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक का काम आपका आज खत्म हो गया। एक टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आज शाम को पढ़ाऊंगा। आज आप इसके सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे, क्वेश्चन फोर्थ को छोड़कर, एक्सेप्ट क्वेश्चन फोर्थ। ठीक है जी, ट्राई ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है बेटा। आज शाम को मैं आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ा दूंगा, ये टॉपिक खत्म होगा, फिर इसकी मिसलेनियस समझा दूंगा कैसे करनी है, थोड़ी सी बड़ी है इसकी मिसलेनियस, सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा उसके। ओके स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा।